गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की यह पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न आपके सामने है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो हम इससे सबसे पहले हम नॉर्मल सॉल्व करने की सीखते हैं, उसके बाद हम रूट का सॉल्व करने की सीखते हैं, और फिर यह जहां अंदर रूट है और यहाँ दोनों बाहर, इसी 3 तरह के सवालों में आपको सब मिल जाएगा। तरीका आपका एक ही है, आप इसे बस ध्यान से देखिएगा। हम इसे आदि अंत का गुणा भी कहते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना होगा कि हम पहचानते हैं कि क्या यह समीकरण कौन सा है, क्योंकि हल करने की विधि सिर्फ गुणनखंड विधि जो है द्विघात समीकरणों को ही हल करती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण ले लें और आप उसे हल करें। तो सबसे पहले तो आपको यह पहचानना होगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर यह द्विघात समीकरण है तो इसके लिए हमें देखना होगा कि चर राशि जो है, चर राशि पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इस पर हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण पर गुणनखंड विधि लगाया जा सकता है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि हम सबसे पहले चिन्हों को ध्यान में रखते हैं, इसीलिए हम इसे आदि अंत का गुणा भी कहते हैं। आदि में है हमारे कुछ कोई चिन्ह नहीं है तो धन चिन्ह है, और अंत में भी कौन सा चिन्ह है, धन है। तो धन चिन्ह का गुणा हम धन चिन्ह के साथ कराए। तो धन चिन्ह का गुणा धन चिन्ह के साथ कराते हैं तो क्या आता है, धन ही आता है। इसीलिए हम इसे आदि अंत का गुणा भी बुलाते हैं। तो आदि में भी धन चिन्ह है और अंत में भी धन चिन्ह है, तो धन का धन में गुणा होता है तो क्या आता है, धन। इसका मतलब आपको यह जो बीच वाली राशि है इसे क्या करके लाना है, जोड़ करके लाना है, धन करके लाना है। अब हम आते हैं अंकों पर। चिन्ह के बाद तुरंत आप अंक पर आइए। अंक कौन सा दिया है, पहले में अंक है हमारा 100, और दूसरा आदि का अंत 100 है और अंत का अंत कितना है, 1। 100 का 1 में गुणा होगा 100 हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान देना है। हमने धन का धन में गुणा कराया, धन आया, 100 का 1 में गुणा कराया, 100 आया। बस इन्हीं दोनों को पहचानने के बाद 2 स्टेप आपको और ध्यान देने हैं, उसके बाद आप इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान देंगे अगला जो इक्वेशन होगा, अगले टर्म के लिए हम क्या करेंगे, अगला हमारा स्टेप क्या होता है कि इसका सेंस यह हो गया कि 100 के ऐसे 2 फैक्टर निकालिए, 100 के ऐसे 2 फैक्टर निकालिए जिसमें जोड़ने पर कितना आ जाए 20 और गुणा करने पर 100। जिसमें जोड़ने पर 20 आना चाहिए, यह धन बताता है कि जोड़ करके लाना है, बीच वाली राशि को जोड़ करके लाना है। और किसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों को, तो 100 के अभाज्य गुणनखंडों को ऐसा जोड़ें कि जोड़ने पर क्या हो जाए, 20 हो जाए और गुणा करने पर 100। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 100 का। हम 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी 2 से यह 50 बार में होगा, 2 से यह 25 बार में, फिर यह राशि 3 से नहीं कटेगी। चूंकि अभाज्य इसीलिए कहा जाता है इसे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हम लेते हैं तो 2, 3, 5, 7, तो 3 से अगर यह 2 से हो गया है, 3 से नहीं हो रहा है, तो फिर अगला अंक हम ध्यान देंगे 5 से, 5, 5। यानी हमारा 100 का अभाज्य जो गुणनखंड आया है वह आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इन्हीं में से हमें 2 ऐसे फैक्टर पता करने हैं कि जिनको गुणा करें तो 100 हो जाए और जोड़ें तो 20। हमें जोड़ने पर हम ऐसे 2 फैक्टर निकालेंगे कि जिसको हम जोड़ें तो वह 20 हो जाए और गुणा करने पर 100। यही 2 स्टेप में आपको निकालना है। सबसे पहले आप आदि अंत के चिन्हों का गुणा कराएंगे, फिर अंकों का गुणा कराएंगे। अंकों का गुणा कराने के बाद आप स्टेप को देखेंगे कि बीच वाली राशि क्या है, हमें जोड़ने पर 20 लाना है और गुणा करने पर 100 लाना है।
तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करेंगे। ध्यान देते हैं, ऐसा देखें, 2 दूना 4 और 25, यानी 4 हो गया ये और ये हो गया 25। तो 4 को 25 में जब हम जोड़ते हैं तो 29 हो जाता है, और 4 का 25 में गुणा कराते हैं तो 100 हो जाता है। क्या हमारा ये 29 दिया है? नहीं। अगर यहाँ 29 देता तो हमें हमारे फैक्टर मिल चुके थे, लेकिन यह फेल हो गया। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, यानी यह हमारा नहीं है। अब देखेंगे, 2 का 2 में गुणा कराया, 2 दूनी 4 और 2 4 5 20, तो ये हो गया 20 और यहां हो गया 5। तो 20 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 20 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। क्या हमें 25 लाना है? नहीं, यह भी फेल हो गया, यह भी गलत है, यानी यह भी हमको लाना नहीं है। अब हम अगला देखेंगे कि क्या और बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 को एक बार 5 के साथ रखा और इस 2 को 5 के साथ, यानी 2 5 10 और 5 दूना 10। इन 10 और 10 को जोड़ा तो 20 हो गया, और 10 का 10 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? क्या हमें यही लाना है क्या? बिल्कुल हमको यही लाना था और हमारा आ गया। हम इसके जगह चाहें तो आपको, आप खुद भी चाहें तो आप प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, 29 रख सकते हैं। सेम आप सारे अंक यही लीजिए, आप यहाँ 29 भी रख सकते हैं, आप यहाँ 25 भी रख सकते हैं। आपका क्वेश्चन आप चाहें तो इसे 3 क्वेश्चन खुद ही बना सकते हैं। तो अब से आपको अगर कोई प्रश्न बनाना होगा तो आप इस बात का बस ध्यान रखिए, उसके फैक्टर को निकालिए और उसके टर्म को, कम से कम 2 या 3 इक्वेशन तो एक ही से बनाए जा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमने देख लिया कि हम, यह जो टर्म है हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, तो अब इस टर्म को हम यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब स्टेप को जब हमें आगे बढ़ाना है तो हम ऐसे ही 100x² माइनस 10 प्लस 10x। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या कि 20 लाना है तो हम अपनी मर्जी से कोई नंबर गेस कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 16 और 4 20 होता है, तो क्या हम 16 4 नहीं रख सकते? क्या हम यहाँ सर 15 और 5 नहीं रख सकते? क्या हम 12 और 8 नहीं रख सकते? 12 8 जोड़ने पर भी तो 20 होता है। लेकिन आपका वह गुणनखंड नहीं होगा। अगर आपने इस विधि का प्रयोग नहीं किया तो रखने को तो आप रख सकते हैं, लेकिन वह टूटेंगे नहीं, वह अपने चिन्हों को छोड़ेंगे नहीं, वह गुणनखंड नहीं होगा उनका। तो हम क्या करेंगे, हमको इस विधि का प्रयोग करना होगा, आदि अंत का प्रयोग करके हम ऐसे निकालेंगे। अब हम ध्यान देंगे, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 100x²। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हमारा प्लस चिन्ह है, माइनस है और अंदर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब कोष्ठक है, तो कोष्ठक के अंदर माइनस का प्लस में गुणा होता है, क्या हो जाता है माइनस। 10 बाहर था और यक्स इसके साथ है, तो 10 का यक्स में हो जाएगा -10x। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस का प्लस में हुआ माइनस, और 10 का यक्स में हुआ 10x, और प्लस 1 बराबर कितना, 0। ठीक है। अब हम अगला स्टेप बढ़ते हैं। अब हमारे तीन पद थे, अब हमारे पदों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब हम इन चारों पदों में से 2-2 का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, और उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, हम निकाल लेंगे। यही कॉमन अगर आप अपने मन से कुछ भी रख देंगे, जैसे 16 4 रख दिया, 20 5 रख दिया, कुछ भी अगर आपने रख दिया डायरेक्टली, तो यह कॉमन जो बात है, उभयनिष्ठ जो हमारा निकलने वाला है, यह उभयनिष्ठ गुणन नहीं निकलेगा। अब इन दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले चिन्ह को देखते हैं। यहाँ धन चिन्ह है, पहला चिन्ह धन है, दूसरा ऋण है, तो हम धन को ही बाहर निकालते हैं, धन हम लिखते नहीं है, धन चिन्ह को लिखा नहीं जाता है। 100 और 10 में क्या कॉमन है, 100 और 10 में हमारा उभयनिष्ठ 10 है, 10 और 2 यक्स, यहां हम ध्यान देंगे तो यह यक्स है, तो यहाँ 2 यक्स हैं, यक्स पर पावर 2 का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स, यानी 2 यक्स है तो हमने 1 यक्स बाहर निकाल दिया। 100 का मतलब होता है 10 गुणे 10, तो हमने 1 10 बाहर निकाल दिया, तो 100 में से 1 10 बाहर निकाला और 1 यक्स बाहर निकाला, तो हमारा क्या बचा,
हमारा यहाँ बचा 100 में से 10 बाहर निकाल दिए हैं, तो क्या बच गया है? 10 बच गया। और यक्स था तो यक्स। ऐसे ही प्लस प्लस से माइनस बाहर, जब भी धन चिन्ह आप कॉमन लेते हैं, जब भी धन चिन्ह उभयनिष्ठ करते हैं, तो चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम माइनस का माइनस ही लिख देंगे। 10 और यक्स पूरा का पूरा निकल गया, 10 का 10 भी निकल गया और यक्स का यक्स भी निकल गया, तो जब कुछ नहीं बचा तो वहां क्या बचता है? 1। कई बार बच्चे समझते हैं सर कुछ नहीं बचा तो 0 न बचा। नहीं, आपने क्या किया है? गुणनखंड लिया है। आप चाहें तो यहाँ गुणे 1 लिख सकते हैं, तो आप 10 यक्स जब कॉमन ले लेंगे तो गुणे 1 में से 1 तो रहा ना। आप घटा थोड़ी ना रहे कि कुछ नहीं बचा, किसी दूसरे संख्या में से दूसरे संख्या को जब घटाते हैं तब 0 बचता है। अब आप क्या करेंगे? अब हम आते हैं इस चिन्ह पर। बच्चे 90% बच्चे क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइम बच्चे यूज करते हैं, लिखते हैं और अपनाते हैं, वो फर्स्ट टाइम यही गलती करते हैं, चिन्हों को कॉमन लेने में, चिन्हों को उभयनिष्ठ लेने में गलत करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ कौन सा चिन्ह है? माइनस है, और यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस है। तो माइनस और प्लस, और हमको यहाँ पहला चिन्ह कौन सा चाहिए? प्लस चाहिए, तो हम माइनस को ही कॉमन ले लेते हैं। यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, ऐसे ही यहाँ पर चिन्ह गलत लगा देंगे, तुरंत यहाँ प्लस कॉमन ले लेंगे और नॉर्मली जैसा जो दिया था वैसे ही रख लेंगे। नहीं, यहाँ ऋण चिन्ह ही कॉमन आएगा। सबसे पहले अगर 99% केस में अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस ही कॉमन निकल करके आता है, प्लस निकल करके नहीं आता। जब भी माइनस और प्लस कॉमन रहेगा तो आप उसे याद मत रखें कि क्या कॉमन रहेगा 99%, हम 100% वाले पे चलते हैं। हम जब भी यहाँ माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो माइनस को कॉमन लेंगे और यहाँ मिला लेंगे कि क्या हमारा धन चिन्ह आ रहा है। माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन है क्या? 99% बच्चे यहाँ अगर पहली बार देखते हैं तो कहते हैं सर कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब कोई भी अंक लिखा होता है तो उसके साथ उसका गुणात्मक इकाई यानी 1 साथ में रहता है। क्या हम 10 यक्स गुणे 1 नहीं लिख सकते हैं? 10 यक्स को 10 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 1 बराबर 1। तो क्या 10 और यक्स में कुछ कॉमन है क्या? वो क्या है? 1 है। तो यहां अगर आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां कॉमन क्या होगा? 1। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। अब यह शब्द रैंडमली यूज किया जाता है, तो मैं उभयनिष्ठ की जगह कॉमन यूज कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हो गया 1 जब हमने कॉमन लिया तो माइनस से जब माइनस को बाहर किया जाता है, जब भी माइनस से माइनस को बाहर किया जाता है, माइनस से आप माइनस चिन्ह को बाहर करते हैं तो क्या आ जाता है? प्लस। माइनस से आपने माइनस चिन्ह को क्या कर दिया? बाहर कर दिया, तो वो प्लस आ गया। तो ये हो जाएगा 10 यक्स। माइनस से जब आप प्लस चिन्ह को बाहर करते हैं, माइनस से आप जब प्लस चिन्ह को बाहर करते हैं तो ये माइनस है, माइनस से आप किसको बाहर कर रहे हैं? प्लस चिन्ह को बाहर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो -1 बराबर 0। अब हमारा फिर 3 पदी था, फिर हमने उसको 4 पदी में बदला, और 4 पदी से अब इस समय हमको कितने पद दिखाई दे रहे हैं? 2। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ अब यह गुणात्मक के साथ 2 पद दिखाई दे रहे हैं। एक पद हमारा यहाँ है और दूसरा पद यहाँ है। पद किसे कहते हैं यह हमने 9th में देखा है, और भी इसके वीडियोस बने हुए हैं बहुपद से रिलेटेड। तो यहाँ अगर हम शॉर्ट टर्म में बता दे रहे हैं कि चिन्ह, जितने चिन्ह हमारे होते हैं ना समीकरणों में, वन लाइनर डिफिनेशन की तरह आप समझ जाइए कि जितने चिन्ह होते हैं उतने हमारे यहाँ पद होंगे। तो फिलहाल अभी हमको 2 पद दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो कभी गुणा होगा ना, तो गुणा होगा तो आप गुणा नहीं, हम फिलहाल के लिए बस बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको रैंडमली तुरंत में अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ यहाँ कितने चिन्ह हैं, तो आप बताएंगे कि ये कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब इन 2 पदों में आपको फिर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर आपको कुछ उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। क्या है वो? वेरी गुड, 10x - 1। आपने सही बताया, 10x - 1 दोनों में है, यहां भी है यहां भी है। अगर हमने 10x कॉमन ले लिया तो 10x की जगह यहाँ क्या बच गया? 10x। 10x आपने निकाल दिया ना इसको, जब आपने इसको निकाल दिया तो बचा 10x, क्योंकि यह इसके साथ किस में था? गुणे में था। 10x बचा, और यहाँ आपने इसको निकाल दिया 10x - 1 को, तो क्या बचा? -1।
अक्सर बच्चे यहां भी लिखने में गड़बड़ कर जाते हैं। ये इसके चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ये -1 बचा है तो -1 लिखे, +1 बचता तो +1 लिखते बराबर 0। अब हमारा लगभग 90% प्रश्न सॉल्व हो गया। चूंकि हमको मूल ज्ञात करना है। ये आपके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। यह खंड है गुणन का, गुणन के रूप में खंड है, तो यह गुणनखंड है। इस समीकरण का गुणनखंड हो गया। अब हमको मूल निकालना है, शून्यक निकालना है, इसके हल निकालने हैं। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे अतः 10x - 1 बराबर 0। तो 10x बराबर -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। और यहां यक्ष के साथ गुणे में है, तो यहां गुणा जब भी विपरीत दिशा में आता है, जब भी विपरीत बराबर के इधर आता है तो गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है, धन ऋण हो जाता है, ऋण धन हो जाता है। आपने यही देखा है। तो यक्ष क्या है? यक्ष गुणे 10 है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? बटे 10। अब दूसरा एक और आपके पास यहां दे रखा है। आप जब भी पेपर में करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आप बगल में न करें, आप यहां न करें, आप नीचे से, क्योंकि आपको पूरी छूट दी गई होती है, आप आगे से कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे या। कई बच्चे यहां तथा भी लिख देते हैं। आपका 100% सही है, यहां या आपको लिखना चाहिए। या मतलब इन दोनों दो है ना हमारे पास, तो दोनों में से एक का हमने, या तो यह बराबर हो सकता है 0 के, और नहीं तो यह बराबर हो सकता है 0 के। दोनों में से कोई एक हो सकता है। मान लीजिए यक्ष, पहले को हमने यक्ष मान लिया, तो दूसरे को 0 मानना तब भी 0 होगा, या दूसरे को 0 मान लिया, पहले को यक्ष मान लिया तो भी वो 0 होगा। दोनों में से कोई एक तो होगा इसका, तभी ये 0 आ रहा है, क्योंकि यह गुणे में है। तो या चिन्ह लिखेंगे। अगर आप तथा भी लिखते हैं तो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन आप या लिखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। 10x - 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। अब इस बात को आप ध्यान रखें कि यह जो है आपका, जैसे यह कि संभावित घटना हुई है कि दोनों के दोनों गुणनखंड क्या आ गए हैं? एक जैसे आ गए हैं। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि यह एक जैसे ही आए। तो आप यहां लिखेंगे आंसर, इसके जगह आप उत्तर भी लिख सकते हैं। आंसर x = 1/10, 1/10। आप इसके यक्ष के दो मान आए हुए हैं, 1/10 और 1/10। आप इस उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही आया है कि नहीं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा तेजी में आपको थोड़ा सा फास्ट करके बता रहा हूं कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। आप खुद ही जांच कर सकते हैं। आप क्या करिए कि यह जो वैल्यू दोनों आए हुए हैं, ध्यान रखिए, दोनों वैल्यू को एक एक करके आप समीकरण में रखेंगे और वह समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट कर देगा। समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो वह उसका हल माना जाएगा। हम यहां चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं, उत्तर की जांच किया जा सकता है। हमने क्या किया? 100x² - 20x + 1, यह वैल्यू हमने नोट कर ली। हम इसमें यक्ष के जगह रख रहे हैं, हमारा यक्ष का जो भी मान आएगा, दो मान आएंगे, दोनों को एक एक करके रखेंगे हम। तो हम रख रहे हैं 1/10, यक्ष के जगह हम 1/10 रखेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। खुद ही जांच कर सकते हैं, आपको किसी उत्तर माला की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। तो अब क्या हो जाएगा? 100 गुणे 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, और 10 का वर्ग 100 होता है। अब -20 गुणे 1/10 + 1। 100 से 100 कट जाएगा, यहां 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 1 - 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2। 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 - 2 बराबर 0।
तो आपका दोनों उत्तर, चूंकि मैं दोनों को एक एक करके रख के जांच करता है, लेकिन दोनों के दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों का उत्तर एक ही आएगा, तो यह 0 है। अगर आप कभी कभी ऐसा भी होता है ना आपके साथ उत्तर जांच करते समय कि पहले वाले को आप रखते हैं तो आ जाता है और दूसरे वाले को रखते हैं तो नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पहले वाले को रख करके जांच करके छोड़ दें, आप दूसरे वाले को भी रख करके जांच करके छोड़िए, क्योंकि दोनों की जांच कर देने से आप 100% सही माने जाएंगे। हो सकता है आपके साथ कोई इंसिडेंस हो कि दूसरे वाले पर न आए, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, अब हम आते हैं रूट वाले क्वेश्चंस पर। हमने एक आसान क्वेश्चन आपके लिए लिया और वह हो गया। अब रूट वाले क्वेश्चन से बच्चे और डरते हैं, कहते हैं सर गुणनखंड विधि से रूट और हमको समझ में नहीं आता, तो हम इसको थोड़ा सा और आसान बनाने की भाषा में हम समझेंगे। सारा प्रोसेस हमारा वही रहना है। हम सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, चिन्हों को ध्यान देंगे। पहला चिन्ह हमारा धन है और अंत का चिन्ह क्या है, धन है, तो धन का धन में गुणा होगा, धन होगा। यानी हमको बीच वाला जो भी टर्म है हमको क्या करके लाना है, धन करके लाना है, यानी जोड़ करके लाना है। अब हम उसके बाद सीधे किसको ध्यान देंगे, अंकों को ध्यान देंगे। पहला अंक क्या है, 3 है, और दूसरा अंक क्या है, 2 है। तो 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6। अब यानी हम 6 को ऐसा जोड़ें, इसका मतलब हमको ऐसा ये है कि 6 को ऐसा जोड़ें कि जोड़ने पर 2√6 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। जोड़ने पर हमारा 2√6 आए और गुणा करने पर 6 आ जाए। अब बच्चे कहेंगे सर हम इसका, आपने कहा कि आपने एलसीएम लिया, तो चलिए हम 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 का एलसीएम लेंगे तो यह 2 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। इससे 2 और 3 से तो इसका 6 का हमारा जो आया है, 6 का गुणनखंड हमारा बचा है 2 गुणे 3। तो इसमें कहीं हमारा √6 का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है, तो हम √6 कैसे लाएंगे। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न दिखे तो पहले तो आप सिंपल फैक्टर करके देख लीजिए, कहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुरंत ही आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपने पढ़ा था जब भी इस तरह के रूट में कि √6 गुणे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं क्या। हम, यह हमारा वर्गमूल है। जब दो कोई संख्याएं होती हैं तो उन दोनों संख्याओं में से अगर 2 संख्याएं होती हैं तो वर्ग, जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी 6 गुणे 6 में से 6 बाहर आ जाएगा। इसी 6 गुणे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 गुणे √6, अरे वर्गमूल 6 गुणे वर्गमूल 6, स्क्वायर √6, करनी में 6 गुणे करनी में 6, हम करनी में बुलाते हैं इसको, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो आप करनी 6 गुणे करनी में 6 बुला सकते हैं। तो करनी में 6 गुणे 6 को भी गुणा करने पर कितना होता है, 6। तो कभी कभी आपको इस तरह के स्पेशल क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको थोड़ा बहुत हट के दिमाग लगाना पड़ेगा, जो सिंपल से थोड़े से हट करके होंगे। तो आप यह कैसे जानेंगे कि हमारा ऐसा क्वेश्चन है, इसके लिए एक ही उपाय है कि आप उसका प्रतिदिन अभ्यास करें। अगर आपका यह जब भी चैप्टर चल रहा हो तो आप उसका प्रतिदिन अभ्यास करें, और जब भी यह खत्म हो जाए तो हमें 7 डेज वाला फार्मूला अपनाना चाहिए। हर 7 दिन पर एक बार अपने पीछे वाले चैप्टर्स को एक बार, हमको टाइप वाइज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज कर लें, ताकि आपके ध्यान में रहे, उससे आपको कभी भूलेगा नहीं। तो √6 गुणे √6 हो गया, 6 हो गया, इसका मतलब हमको मिल गया। देखिए ना यहाँ, √6 को √6 से जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा, और √6 का √6 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी करनी में 6 को करनी में 6 से जोड़ेंगे तो 2 करनी में 6 हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 करनी में 6 कहां से हुआ, क्योंकि आप यहां ध्यान से देखिए, यहां 1 है और यहां भी 1 है। तो हमारे जो परिमेय राशि है परिमेय राशि के साथ जुड़ी है, और अपरिमेय राशि अपरिमेय राशि के साथ जुड़ गई है, तो यह हो गया है। यह ऐसे ही जोड़ होता है, समझ जाइए, x प्लस x जोड़ने पर क्या हो जाए, 2x हो जाए। तो बच्चे कहते हैं सर x प्लस x 2x का क्या सेंस है, तो आप यहां ध्यान देंगे, आप बड़े हो चुके हैं, आपको ये बातें पहले से पता होनी चाहिए। 1 का 1 में हमने जोड़ा
2x हो गया। तो सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस पर हमने इसको रखा, हमारा अच्छा हो गया। बस आपको करना क्या है, जहां आपकी जो राशि दी हुई है उसके जगह यह वैल्यू आप रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -2√6 के जगह हम रख देंगे √6 प्लस √6 यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इस चिन्ह का भी ध्यान रखें, अगर आपके पास पहले से ही एक चिन्ह है लगा हुआ, बराबर लगा हुआ है, तो आप कभी भी बराबर के सामने बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते। इस चिन्ह को हम हिंदी में या पढ़ते हैं, इंग्लिश में और पढ़ते हैं। तो आप एक चिन्ह बराबर लगा है तो आप इस या वाले चिन्ह को यूज करेंगे। आप अब यहाँ ध्यान रखें, यहाँ कामन निकालने में भी दिक्कत होती है। √6 वाले जो भी रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो कामन निकालने में भी दिक्कत होती है। तो अब यहाँ हम कामन कैसे निकालेंगे, तो इस कामन को अब कोई बच्चे कह रहे हैं सर यक्स तो हमको कामन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको कोई और भी अंक कामन दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। 3 को हम देखिए ध्यान से, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं रूट में, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ऐसे ही हम 6 को लिख सकते हैं √3 इंटू 2। √6 को हम लिख सकते हैं, √6 को √3 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी √3 इंटू √2। तो अब इसमें इन दोनों में हमको कुछ कॉमन दिखाई देने लगा। ध्यान से देखिए, इन दोनों में यहाँ √3 भी है और इसमें भी √3 है, दोनों में √3 कॉमन है। तो √3 है और यक्स तो कॉमन दिख ही रहा था, तो हमारा √3 में से √3 निकल गया, तो क्या बचा, √3 बचा। तो यह हो गया हमारा √3 यक्स, 2 यक्स में से 1 यक्स बाहर आ गया, माइनस √6 में से √3 निकल गया, तो क्या बचा √2। अब माइनस, हमने अभी फिर वही कहा कि माइनस प्लस वाले में बच्चे 90% बच्चे गलत करते हैं, तो हम यहाँ फिर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। और इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। √2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। और ध्यान से देखिए, √6 में √3 और √2 भी था, तो हम 2 से 2 कॉमन का ले सकते हैं, तो दोनों में √2 भी कॉमन है, तो हमारा बच जाएगा √3 और यक्स माइनस √2 में से एक √2 निकाल दिए तो √2 बचा है, और √6 में से √2 बाहर निकाल दिए तो क्या बचा है, √3 बचा है, बराबर 0। तो √3x। अब इन दो पदों में से भी आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो इन दो पदों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम √3x माइनस √2 कॉमन ले सकते हैं, और अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा √3x माइनस √2। इस बार फिर आपके साथ संयोग हुआ है कि दोनों क्वेश्चनों में दोनों के गुणनखंड क्या आ गए हैं, समान आ गए हैं। ऐसा हर बार होगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप सबसे पहले वाले को लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू √2 माइनस √2 उधर चला जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ये आपका आंसर आया है। तो आप उत्तर लिखेंगे x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 कामा √2 अपॉन √3। आप इसे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। अब इस बात को ध्यान देंगे। अब हमारे पास एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है, यह भी बोर्ड प्रश्न में, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ये भी बोर्ड परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी थोड़ा सा हम और तेजी के साथ उसको करेंगे। ध्यान देंगे, हम सबसे पहले चिन्हों का गुणा कराएंगे। यहाँ धन चिन्ह है, यहाँ भी धन चिन्ह है, धन को धन के साथ जोड़ते हैं, धन हो जाता है। अगर धन को यहाँ ऋण दिया होता, अगर आपका यहाँ ऋण दे देता, तो ऋण हम धन का गुणा कराते और यहाँ ऋण हो जाता तो हम ऋण चिन्ह लिखते, यानी अब यहाँ बीच वाली जो भी चिन्ह राशि होती है उसको क्या करने पर तब लाना पड़ता, घटाने पर लाना पड़ता आपको। तो हम सबसे पहले धन का धन में गुणा कराएंगे, धन आएगा। यहां √3 का 8 √3 में गुणा कराएंगे। अब यहां भी बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, रूट का रूट में ही गुणा हो सकता है,
अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में ही गुणा होता है। तो अपरिमेय संख्या हमारी √3 है, तो √3 में गुणा होगा, तो √3 का √3 अभी हम लोगों ने पढ़ा है, √3 का √3 में होता है तो 3 हो जाता है, यानी 8 पहले से ही था, √3 का √3 में हुआ 3 यानी 24। यानी 24 को हम ऐसा जोड़े कि क्या आ जाए, 11 हो जाए। 24 को ऐसा हम जोड़े कि 11 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब तो हमारा परिमेय संख्या क्या आ गया, तो 24 का आपको एलसीएम निकालना होगा। तब 24 का आप एलसीएम निकालिए, 2 का 12 बार में, 2 का 6 बार में, 2 का 3 बार में, और 3 से फिर 1 बार में। तो आप 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। आप ऐसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया है, उसी क्वेश्चन में जब आप इसे सेटिस्फाइड करेंगे तो पाएंगे क्या आप कि 2 × 2 × 2 यानी 8, और यहाँ ×3, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 8 में 3 का गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगा। यानी हमारी कंडीशन सब सेटिस्फाइड कर रही है। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं √3x² - 8 + 3x + 8 √3 = 0। तो √3x² - 8x - 3x + 8 √3 = 0। तो रूट, अब यहां हम इस बात को ध्यान देंगे कि हम यहां कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा कॉमन दिखेगा, तो क्या हमारा x कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल x हमारा कॉमन दिख रहा है। तो x जो हमारा हमने यहाँ उभयनिष्ठ निकाला, x टू उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो बचा √3x - 8। इसमें अब फिर माइनस प्लस का चिन्ह आ गया है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, और 3 में से √3 होता है, तो √3 को बाहर निकालेंगे, तो यह हो जाएगा √3x। 2 3 में से 2 अभी हमने देखा कि 2 रूट में से एक रूट बाहर निकल गया, तो एक रूट बचा ना, तो 1 √3x -8, क्योंकि माइनस से माइनस चिन्ह को बाहर निकाला प्लस, और प्लस से माइनस को बाहर निकाला माइनस, = 0। तो यहाँ हमारा √3x - 8 कॉमन हो गया, और यहाँ हो गया x - √3 बराबर 0। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिए इस बार क्या हुए, इसके गुणनखंड अलग अलग आ गए, तो इसके मूल भी अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अतः √3x - 8 = 0। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहीं ला करके छोड़ देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्या पूछा है, मूल पूछा है, गुणनखंड नहीं पूछा है कि आप यहीं आंसर कर देंगे। आपको मूल निकालने के लिए आगे 2 स्टेप और चलना होगा। तो यह हो जाएगा √3x = 8, तो x = 8/√3 पहला, और दूसरा हमारी क्या राशि दी आई हुई है, x - √3 = 0, तो x = √3। ये हो गए आपके आंसर। 2 आंसर आए हैं x के, क्योंकि द्विघात समीकरण के जिस भी समीकरण होता है, द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण में 3 मूल होते हैं, चतुर्घात समीकरण में 4 मूल होते हैं। तो इसके 2 मूल हमें लिखने होंगे, 8/√3 और यह √3। आप इसके उत्तर की जांच स्वयं करेंगे, और जांच करने के बाद इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह जो है सही आया है कि नहीं सही आया है। इसे आप खुद ही जांच कर सकते हैं कि उत्तर सही है कि नहीं सही है। हम सीख रहे हैं आज टाइप 2 द्विघात समीकरण के हल करने की दूसरी विधि। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि हमको कौन सी विधि किस पर लगानी है। तो हम सबसे पहले पहचानेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हम चर राशि की अधिकतम घात देखेंगे, 2 है, तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यह गुणनखंड विधि से बिल्कुल ही अलग तरीका होता है, एकदम आपको नए फेस से सीखना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पावर 2 है, तो हमने पहचान लिया कि यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानने के बाद हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिलहाल यूपी बोर्ड ने इस विधि को डिलीट कर दिया है, यह विधि सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको देगा तो ये नहीं कहेगा कि इस विधि से सॉल्व कीजिए,
वो डायरेक्ट कहता है कि सॉल्व कीजिए। अगर आपको यह विधि अच्छी लगती है तो आप या तो गुणनखंड विधि से कीजिए, नहीं तो पूर्ण वर्ग बना करके कीजिए, नहीं तो सदाचार्य सूत्र से कीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि पहली राशि जो चर राशि होती है, द्विघात का पद होता है, हम उसको ध्यान देते हैं क्या उसमें कोई अंक है क्या? नहीं। अगर कोई अंक नहीं है तब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर कोई अंक होता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। जैसे इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पहले से ही अंक दिया हुआ है, यहाँ अंक है 2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर अंक नहीं दिया है तो हम जो भी चर राशि दी रहती है उसका हम पावर लगाते हैं। ये हो गया हमारा x पर पावर 2। कोई दिक्कत? हम इसको पावर चढ़ा देंगे, होल का पावर, कहेंगे x पर 2 घात। इस पे तीन ही फार्मूला अप्लाई होता है, आपको वो तीन फार्मूले याद होने चाहिए। पहला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा अप्लाई होता है, अगर या तो यह लगेगा, नहीं तो दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हिंदी में अगर हम बात करें तो a प्लस बी का वर्ग पढ़ेंगे, a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। a माइनस बी का अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab। और तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। सिर्फ इन्हीं तीन सूत्रों का, इन तीन समीकरणों का आप उपयोग करेंगे, ये कोई प्रश्न हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे ही हमको पता चलता है कि हमारा जो पहला टर्म है हमारा सेट हो गया है, तो हम दूसरे टर्म पर जाते हैं। दूसरा टर्म अगर प्लस में है तो आप लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर दूसरा टर्म किसमें है, माइनस में है, तो आप लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए होता है माइनस 2 गुणे पहला पद। पहला पद क्या है, यक्स है। बस आपको यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है कि हमारा पहला पद 2 इंटू ए बी होता है। तो a की जगह हमारा दिया है यक्स, तो हमने यक्स लिख दिया, b हमें पता करना है। इसका मतलब 2 यक्स में ऐसा क्या गुणा कर दें कि वह 3 यक्स हो जाए, क्योंकि हमारा तो फार्मूला में 2ab चाहिए, 2ab चाहिए, लेकिन हमको यहाँ 3x दे रखा है। तो 2x में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी वो b वाला टर्म ऐसा कौन सा है जिसको हम अगर गुणा करा दें तो यह 3x में बदल जाएगा। यहाँ आपको बड़ी विशेष ध्यान देना, बस यही आपके साथ प्रश्न खेलता है, प्रश्न आपके साथ यही खेलेगा। आपको b पता करना होगा, वो b आपको जैसे ही पता कर लेंगे हो जाएगा। तो 2x में ऐसा क्या गुणा कर दें कि 3x हो जाए। तो x तो पहले से ही है, x को करने की कोई जरूरत नहीं है, आप x हटा भी सकते हैं। यानी 2 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि वो 3 बन जाए। कोई ऐसा नंबर आपको याद आ रहा है? बिल्कुल सीधी सी आसान सी बात है, हम 3 लिख देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 से 2 कटेगा तो फिर 3 नहीं आ जाएगा, यानी हम 3/2 का गुणा करा देंगे 2 में, तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही b हमारा क्या है, 3/2 है। बस इसी 3/2 के स्क्वायर को एक बार क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और एक बार क्या करते हैं, बस यही काम करना है। बाकी जो चीजें आपकी दी थी वैसे ही लिख दी गई है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहां से और यहां तक एक फार्मूला बन रहा है। ध्यान से देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यह किस चीज का फार्मूला है, a माइनस b का। इसका मतलब यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर।
ये यहाँ तक। अब यहाँ क्या बचा है, माइनस लिखा है तो माइनस। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम इसका स्क्वायर जोड़ और घटा क्यों रहे हैं, तो इससे यह होगा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो यह 3x बच जाएगा, और यह प्लस धन 3/2 स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, यह दोनों आपस में कटेगा तो फिर हमारा समीकरण जहां था वहीं वापस आ जाएगा। सिर्फ हम इसको सॉल्व करने के लिए इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। अब हमारा 3 माइनस 3/2 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10। अब हम ध्यान से देखेंगे यह हमारा हो गया x माइनस 3/2। हम एलसीएम अगर हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ धन चिन्ह ले लिया हमने, और नीचे अगर हमने एलसीएम लिया तो यह हो गया 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 9 प्लस, या हम ऐसे ही माइनस भी रख सकते हैं माइनस 40। कोई दिक्कत, तो ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस 9 माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस 49, माइनस 9 और माइनस 40 हो जाएगा 49/4 बराबर 0। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7, और 2 को लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का क्या, ये देखिए कोई फार्मूला है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए के जगह यह हो गया और बी के जगह यह, तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि एक ब्रैकेट में x माइनस 3/2 के साथ प्लस 7/2, और अनदर ब्रैकेट में x माइनस 3/2 के साथ माइनस 7/2 बराबर 0। अब जब हम इसे घटाएंगे तो हो जाएगा x, अब ध्यान दीजिए 7 में से चूंकि हमारे हर समान है तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो x पर 4/2 आया। x माइनस 3 और माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 10/2 बराबर 0। तो ये हो गया x धन 4 में 2 से भाग देंगे 2, और यहाँ x माइनस 5 बराबर 0। हमारा गुणनखंड आ गया। और अब जब हमारा गुणनखंड आ गया तो हम लिखते हैं अतः x प्लस 2 किसके बराबर है 0 के, x प्लस 2 बराबर है 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, और x माइनस 5 बराबर है 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा। आप अगर चाहें तो आप अपने उत्तर की जांच खुद कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। इसके लिए आपको करना क्या है कि x बराबर -2 का मान आप इसमें अगर रखते हैं तो यह किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो कह देंगे कि हमारा आंसर सही है। और x बराबर 5 अगर आप इसमें रखते हैं तो इसका मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो आप कह देंगे कि हमारा आंसर सही है। किसी भी उत्तर माला की जरूरत नहीं है, जिसके लिए कि आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही आया कि नहीं, आप खुद जांच कर सकते हैं उत्तर का। चलिए हम रैंडमली दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए हमने 5 रखा, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 5 से 15 हो जाएगा, और -10, -15 -10 25, और प्लस 25, 25 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा 0, यानी 5 जो आंसर आया है वो सही है। हमेशा दोनों उत्तर की आपको जांच करनी है। -2 रखते हैं, -2 रखेंगे कितना हो जाएगा 4, अब -2 रखेंगे तो 3 दूना 6, और माइनस से माइनस हो गया प्लस, 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर क्या आया है सही आया है। हमने खुद ही इसकी जांच कर ली, हमें किसी उत्तर माला की जरूरत नहीं है। अब इसका दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार दे देगा कि हमारा पहले अंक दे देगा। तो रूल यह कहता है कि अगर आपको अंक मिल जाए पूर्ण वर्ग में तो सबसे पहले उस अंक को गलत हटा दीजिए वहां से। तो अगर गुणे में अंक है तो भाग दे देंगे, और भाग में अंक होता तो गुणा कर देते। तो यह जो हमारा अंक डिजिट था हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया, क्योंकि 2 हटाना है तो 2 से भाग देना होगा। दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो यहाँ 2x² में भी भाग देंगे 2 से, 7x में भी भाग देंगे 2 से, 3 में भी भाग देंगे 2 से, और 0 में भी भाग देंगे 2 से। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं सर जब भाग दिया जा रहा है तो ये तीनों पद एक साथ हैं, क्या हम ऐसे भी भाग दे सकते हैं क्या? बिल्कुल आप दे सकते हैं। इसका यही मतलब हो गया कि तीनों पदों के साथ इसका जो भाग होगा क्या होगा? एक एक करके होगा। तो हमने तीनों पदों के साथ भाग क्या किया है? एक एक करके कराया है। यहाँ एक बार 2 के साथ इससे भी, एक बार 2 के साथ इसके भी, तो दोनों पदों का मान यानी दोनों तरह से भाग एक ही है। अब हमने 2 से 2 में भाग दिया, बच गया क्या? x² माइनस 7/2 प्लस 3/2 बराबर। अब हमारा यहाँ से पूर्ण वर्ग के लिए यह सवाल एकदम उचित हो गया। अब हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या यहाँ 2 रहेगा तो नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, 2 रहेगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करनी की आवश्यकता होगी। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे करनी से घबराते हैं, तो उससे बेटर है कि आप करनी न लगा करके आप डायरेक्ट उसे वहां से हटा दीजिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब हमारा प्रश्न यहाँ से यथोचित हो गया। अब हम पुराना वही सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो यक्स का टर्म दिया है उसका पावर लिखेंगे, यक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसका मतलब यह कौन सा फार्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो a यक्स का गुणांक होता है ना, उसके साथ जो चिन्ह होती है उसी के हिसाब से a माइनस बी स्क्वायर सेट होता है। तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हमारा यहाँ माइनस है, ध्यान देंगे 2 गुणे पहला पद क्या है? हमारा ये तो सेट है, इसमें भी हमारा 2x था, इसमें भी ये 2x आएगा। हर क्वेश्चन में आपको पूर्ण वर्ग के यह 2x रखना ही रखना है, क्योंकि वो फार्मूले में होता है 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab। अब हमारा यहीं से प्रश्न बनता है, x तो x है, अब 7/2 में 2 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि वह क्या हो जाए? 7/2 हो जाए। यही बुद्धिमानी है आपकी, क्योंकि b आपको यहाँ जो दूसरा चर मिलना है b यहीं से मिलेगा। 2 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि 7/2 हो जाए? 7/4। बिल्कुल, आप क्या करेंगे, ऊपर 7 कर देंगे और नीचे कर देंगे 4। 2 एक अन्य 2 और 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं? 7/2। बस हमारा क्या ढूंढना था? दूसरा पद ढूंढना था। हमारा दूसरा पद मिल गया कितना? 7/4। 2 था ही, यक्स था ही, और दूसरा पद हमको 4 मिल गया, हमको 7/4। बस आप क्या करेंगे, उसी का स्क्वायर एक बार, 7/2 है, इसी का 7/4 है, इसी 7/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। यही आपको मालूम करना होता है, इसीलिए इसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर। हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, उसके बाद करते हैं प्लस 3/2 बराबर 0। अब जब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि अब देखिए ये पूरा फार्मूला आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी फार्मूला क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। a के जगह x है और b के जगह 7/4 है, तो हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यानी यहां तक आपका टर्म जो है समाप्त हो गया। आप यहां तक आपका फार्मूला में यूज हो गया, ये फार्मूले में बन गया। बचा कौन सा है? 7/4 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 7 का स्क्वायर आपका हो जाता है 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 बराबर 0। आप क्या करेंगे? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये आप एलसीएम अगर लेते हैं तो 16 हो जाएगा।
कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यह जो माइनस है इस बात को केयर नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ भी माइनस ही लिख देते हैं और अंदर भी माइनस ही लिख देते हैं, जोड़ने और घटाने में गड़बड़ करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो माइनस है ये हमेशा हम अंदर कर देंगे, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ये माइनस है तो हमें यहाँ प्लस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस हो गया अब 16, तो ये -49 हो जाएगा, प्लस दिया है प्लस, माइनस दिया था तो माइनस लिख दिए हैं, प्लस दिया है तो प्लस लिख दिए हैं। यहाँ देखिए माइनस दिया था तो माइनस लिखे थे, अब माइनस दिया था तो माइनस लिख दिए थे, इस बार प्लस दिया है। 2 से 16 भाग देंगे 8 होगा, 8 में हम भाग देंगे 3 से गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगा, बराबर कितना 0। क्या हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, अब माइनस 49 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 बटा कितना 16 बराबर 0। तो हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर। आज -25/16 का मतलब हो गया, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, 5/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर 0। फिर ये फार्मूला दिख रहा है a² - b² का, बस a² - b² का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ध्यान देंगे कि a² - b² का फार्मूला हम यूज करेंगे। क्या बोर्ड पूरा आ रहा है? तो हो जाएगा आपका दिया है x - 7/4 का होल स्क्वायर और -5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी प्रश्न अभी हमारा यहाँ से शुरुआत हुई है, इसलिए हम इसे ब्लैक से लिखे हैं, आप ब्लू से लिखिएगा। और यहाँ हम ध्यान देंगे a² - b² का क्या हो जाएगा a² यानी x, एक बार हम x - 7/4 में 5/4 को क्या करेंगे जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, x - 7/4 प्लस 5/4 वो क्या कर देंगे घटा देंगे बराबर 0। घटा रहे हैं तो यह हो जाएगा x माइनस 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, और यहाँ x - 7 और 5 दोनों माइनस के माइनस हैं और हर हमारा समान है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -12/4। अक्सर बच्चे करते क्या है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसे जोड़ना है कि घटाना है। तो आप ऐसे समझ जाइए कि दोनों के दोनों तो माइनस है ना, ऐसे समझ जाइए कि ये दोनों चोर हैं। तो 7 चोर और 5 चोर मिलकर के 12 चोर होंगे, लेकिन रहेंगे चोर ही। और अगर हम धन की बात करें 7 चोर ज्यादा हैं और ये पुलिस की बात करें तो 5 पुलिस कम है। ऐसे हमारे सर समझाया करते थे, जो आपको मैं बता रहा हूं। आप ऐसे न ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा कि जो चिन्ह जिसका चिन्ह बड़ा होता है तो बड़े में से हम छोटे को घटाते हैं और बड़े का चिन्ह लिखते हैं। ऐसे ही दोनों के दोनों समान चिन्हों के साथ है तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन उसका चिन्ह वही रहेगा। ये कॉमन सी बात है, आप सभी जानते हैं जी। तो x - 1/2 और x 4 से 12 भाग देंगे तो x हमारा अब जाकर के इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड आया है और अब हम इस गुणनखंड से इसके मूल निकालेंगे। अतः x - 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। और दूसरा या तो ax - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर, यानी आपके दो उत्तर आए हैं। एक आया है x बराबर 1/2 और x बराबर। आप इसके जगह यथोचित रूप से हल लिख सकते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं कि हमारे 2 हल निकले हैं। दो हल आए हैं हमारे। आप इसकी भी जांच, यहाँ हम उत्तरमाला में, यहाँ उत्तरमाला जांच करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यह जो यक्ष का मान है आप इसे जब समीकरण में रखेंगे तो आपका वह मान समझ में आ जाएगा। आप रख करके देखिए, चलिए हम डब्ल्यू रख दे रहे हैं। 3 अगर हम रखते हैं तो 9 9 दूनी 18 हो जाएगा और 7 दूनी
14 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, और ये 3 18 और 3 21, 21 में से 21 घटेगा 0। आप चाहे तो ऐसे ही 1/2 भी रख सकते हैं, 1/2 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और 1/4 से 4 कटेगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7/2। तो यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो हाँ ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी हमारे उत्तर 100% सही है। ध्यान देते हैं टाइप 3, ये द्विघात समीकरण की तीसरी विधि होती है। सबसे पहली विधि हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि। अगर किसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि हल करने में असफल हो जाती है तो वहां पर हम पूर्ण वर्ग बना करके जो विधि होती है, पूर्ण वर्ग बनाकर वह विधि अपनाते हैं। और अगर पूर्ण वर्ग भी, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसपे पूर्ण वर्ग भी न उसे ला सके, तो अंततः सबसे यूनिक और सब ऐसी विधि जो सभी द्विघात समीकरणों को हल कर सकती है, चाहे वो गुणनखंड विधि से हल हो रहे हो या ना हो रहे हो, पूर्ण वर्ग से हल हो रहे हो या ना हो रहे हो, लेकिन द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण का कोई भी समीकरण हल किया जा सकता है द्विघात सूत्र द्वारा। इसे सिद्धाचार्य जी ने खोजा था, इसीलिए इसे सिद्धाचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। हमारा दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। द्विघात समीकरण हमारा दे रखा है x² - 7x + 12 = 0। इसे हम बना देंगे समीकरण 1। जैसे ही हम समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की जो तुलना है द्विघात समीकरण के मानक समीकरण, तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। यहां a के 3 मान निकलेंगे। आप यहां देख रहे हैं कि a b c, यहां द्विघात समीकरण के 3 मान निकलेंगे, a b और c। इन तीनों के मान हमें यहां निकालने होंगे। हमें ये अब ध्यान देना होगा कि ये कैसे, इस मानक समीकरण को हम इसमें रखेंगे तो ये मानक समीकरण कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ax² + bx + c। अब ध्यान से देखेंगे तो x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। यहाँ x का गुणांक +b है और यहाँ x का गुणांक क्या है, यानी -7 हो गया। और यहाँ अचर पद की जगह क्या है, तुलना करने में कोई दिक्कत। जैसे ही हम तुलना कर लेते हैं, तुलना करने के बाद हम सिद्धाचार्य सूत्र को रखते हैं। तो क्या होता है सिद्धाचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। इसे हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। द्विघात सूत्र x बराबर, फार्मूला क्या होता है, -b ± (b² - 4ac / 2a। कई बार आपको यहाँ d भी दिखने को मिलता है, यानी यह विविक्तिकर का मान है। d अगर कहीं दे देता है तो d का पूरी वैल्यू यही होती है। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, हम मान रखते हैं जो भी हमारा आया हुआ है। -b के जगह हमारा है -7 ± (b² के जगह -7 का स्क्वायर -4 गुणे a कितना दिया है 1 और c कितना दिया है
12 और बटा 2, ए की जगह हमारा कितना है 1। ध्यान देंगे माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ, ब्रैकेट तोड़ करके जब अंदर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 12 चौको होता है 48 अब बट्टा 2। अब हम ध्यान देंगे 7 प्लस माइनस 49 में से 48 जाएगा, क्या बचेगा 1 और बटा 2, यानी 7 प्लस माइनस 1 और बटा 2, ये हमारा मान आया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि करनी की वजह से यहाँ 2 चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं, धन चिन्ह और एक ऋण चिन्ह, तो हम इन दोनों को अलग करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए हम लेते हैं धन चिन्ह, लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, और दूसरे ही टर्म के लिए हम यहां ले सकते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। यहां हम ध्यान देंगे हमारा जो है यक्स का जो मान है वह 7 प्लस 1 बट्टा 2, हमने धन चिन्ह लिया है तो माइनस को छोड़ दिया है, ऋण को छोड़ दिया है, तो यक्स बराबर 8 बट्टा 2, यानी यक्स बराबर कितना 4। आपका एक मूल निकल के चला आया, एक शून्यक निकल के चला आया, और दूसरा यक्स बराबर 7 माइनस 1 बट्टा 2, यानी यक्स बराबर 7 में से 1 जाएगा 6 बट्टा 2, यानी यक्स बराबर 3। ये हो गया दूसरा। तो यक्स के हमारे 2 मूल निकल करके आए हैं, यही हमारा हल हो जाएगा। अगर हम उत्तर चाहें तो उत्तर लिख सकते हैं, हमारा हल हो जाएगा यक्स के 2 मान आए हैं 4 कामा द्विघात समीकरण के 2। द्विघात समीकरण से हम किसी भी प्रकार के कोई भी द्विघात सूत्र से हम किसी भी प्रकार का कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। एक हमने एक और यहाँ क्वेश्चन ले रखा है करनी वाला। बच्चे अक्सर इस करनी के क्वेश्चन से घबराते हैं, कहीं आपका करनी इधर उधर दे सकता है। तो आप यदि गुणनखंड विधि नहीं कर पा रहे हैं, गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप इसे सेधाचार सूत्र से कीजिए, या आसानी से आपका मान ला करके दे देगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ हमारे a, b और c ये तीनों गुणांकों के मान निकल कर आएंगे। यहाँ x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, इन तीनों के मान निकल करके सामने आएंगे। तो पहला मान हमारा क्या है, अगर हम ध्यान दें तो x² का गुणांक अगर इनके हम तुलनात्मक अध्ययन से करें तो द्विघात समीकरण क्या मान हो जाता है, मानक समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c। अब ध्यान से देखेंगे x² का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ x² का गुणांक क्या है 3 है। यहाँ x का गुणांक प्लस b है, और यहाँ x का गुणांक, यहाँ x लिखा नहीं गया है, यहाँ x है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 करनी में 6 है। तो x का गुणांक हमारा हो जाएगा 2 करनी में 6, और चूंकि यह धन चिन्ह के साथ है तो यह ऋण चिन्ह के साथ है तो ऋण लिखा जाएगा, और अचर पद हमारा क्या है 2। अब हम सीधे सूत्र पर आएंगे। हम जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे हम द्विघात सूत्र भी
द्विघात सूत्र भी कहते हैं। छेदाचार सूत्र यानी द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या है भाई? द्विघात सूत्र है हमारा यक्स का जो मूल है, अक्सर कई बार आपको यक्स के जगह यहाँ टी भी दे सकता है, यम भी दे सकता है, यक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है। तो इसका क्या सेंस होता है? हमारा अचर पद जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर पद के जगह भी कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ए से लेकर के जेड के बीच में कुछ भी। तो यम दे देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ यक्स का यूज करेंगे, आप तब वहां ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी का यूज करेंगे। तो यक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यह वैल्यू हम देखेंगे तो अब ध्यान देंगे यक्स, हमारा जो यक्स है यक्स बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस बी के जगह हमारी वैल्यू है माइनस 2√6, दो करनी में 6, अब प्लस माइनस अंडर रूट में दो करनी में 6 का स्क्वायर, अब माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3, अब बटा 2 गुणे 3। ध्यान देंगे यक्स बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 करनी में 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और 6। तो यहां ध्यान देंगे 2 करनी में 6 का स्क्वायर का मतलब हो जाता है 2 करनी में 6 गुणे 2 करनी में 6, 2 दूनी 4 और करनी में 6 का करनी में 6 से होगा तो 4 गुणे 6 यानी 24। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 24। और यहाँ अब हम ध्यान देंगे माइनस 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 बट्टा 3 दूना कितना हो जाएगा 6। आप यहाँ ध्यान दें 2 करनी में 6 और 24 में से 24 जाएगा तो प्लस माइनस करनी में कितना हो जाएगा 0 और बटा 6। तो यक्स की क्या वैल्यू आ गई? यक्स की वैल्यू आ गई 2 करनी में 6 बटा 6, यह इसकी वैल्यू आ गई। अब हम ध्यान देंगे प्लस माइनस 0 है, तो ये प्लस माइनस 0 जो है कणी से 0 बाहर आता है तो क्या होता है 0 ही हो जाता है। तो हम दो चिन्ह दिए हैं तो दोनों चिन्हों को एक एक करके हम लेंगे। सबसे पहले हम धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर कई बार होता क्या है कि बच्चे जैसे मैंने इक्वल के बराबर इक्वल लगा करके स्टेप चल दिए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये स्टेप इसके ये बराबर में ना हो करके इसके नीचे हो तो और अच्छा रहेगा। आपके पास अगर पर्याप्त जगह है तो आप बराबर सामने भी लिख सकते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। तो यक्स बराबर 2 करनी में 6 प्लस 0 बटा 6, तो हो जाएगा यक्स बराबर 2 करनी में 6 बटा 6, क्योंकि 0 के साथ हम जोड़ेंगे तो वही अंक हो जाएगा। हमको ध्यान से देखेंगे तो 2 करनी में 6 और यहाँ जो 6 है ये करनी में 6 गुणे करनी में 6 लिखा जा सकता है। करनी में 6 से करनी में 6 कट गया, तो यक्स बराबर हो गया 2 बट्टा करनी में 6। अब ध्यान से अगर चाहें तो इसको भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप यही आंसर कर दीजिएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है। 2 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2 और करनी में 6 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 3, 3 दूना 6 होता है। तो आप यहाँ करनी में 2 से करनी में 2 को
कैंसिल कर देंगे तो यक्स बराबर आएगा कर्णी में 2 बटा कर्णी में 3। चूंकि ऋण चिन्ह भी आप लेंगे तो सेम यही आंसर आने वाला है, ऋण चिन्ह। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि क्या धन चिन्ह आने पर वही आया है तो ऋण चिन्ह लेने की क्या जरूरत है। तो आप पर्याप्त स्टेप चलें। हो सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको ऋण चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है, अनदर क्वेश्चन के लिए आपको पड़ सकती है। तो आप आदत बनाए रखें, आप ऋण चिन्ह को भी लें। 2 करनी में 6 माइनस 0 और बटे 6 तो हो जाएगा 2 करनी में 6 बटा 6, यानी 2 गुणे करनी में 6 और 6 को लिख सकते हैं करनी में 6 गुणे करनी में 6, क्योंकि 6 जो है कणी में 6 गुणे 6 से बाहर आता है और कणी में 6 गुणे 6 को हम लिख सकते हैं कणी में 6 गुणे कणी में 6। 6 को हम लिख सकते हैं कणी में 6 को लिख सकते हैं कणी में 2 गुणे कणी में 2 गुणे 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कणी में 2 गुणे कणी में 3। ये करनी का नियम होता है, आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। तो यक्स बराबर ये हो जाएगा करनी में 6 से कणी में 6 कट गया तो 2 बटा कणी में 6, 2 बटा कणी में 6 आया है। तो आप इसे फिर से चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यही आंसर कर देंगे तो भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। कणी में 2 गुणे कणी में 2, कणी में 6 को लिख सकते हैं कणी में 2 गुणे कणी में 3। कणी में 2 से कणी में 2 कट गया, यानी यक्स बराबर कणी में 2 बटा कणी में 3। ये आपके मान है। तो आपके यक्स के 2 मूल निकल करके सामने आए हैं। आप अंततः कहीं किनारे आप इसे नोट कर देंगे, कणी में 2 बटा कणी में 3, कणी में 2 बटा कणी में, यही आपके 2 मूल्य निकल करके सामने आए। द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि के बाद पूर्ण वर्ग विधि और ये आखिरी है द्विघात सूत्र। +4 का अभिव्यक्तिकर बताना है। तो हम जब भी इसको ऐसे किसी भी प्रश्न को जब भी हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण हमने लिखा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। मुझे उम्मीद है पूरा बोर्ड आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, जैसे ही हमने समीकरण लिखा अब इसकी तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण 1 की तुलना, या आप ऐसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा आप मॉडलाइज कीजिए। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने। तो जब हम यहाँ तुलना किए हैं तो तुलना करने के बाद a का मान कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx और प्लस c। तो a का मान हमारा x² का x² है, तो a की जगह क्या है 3 है, b की जगह -6 है और c की जगह क्या है 4। तो जैसे ही हमने तुलना किया, हमसे पूछा है विविक्तिकर, विविक्तिकर बताना है हमें। तो विविक्तिकर का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, विविक्तिकर, विविक्तिकर
तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह -6 का स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणे 4 यानी 36 और -4 चौको 16, 16 तिया 48। तो कितना हो जाएगा? 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया -12। आपका व्यक्तिकार क्या हो गया? आपसे अगर पूछता है कि इसके मूलों का क्या बताइए, लक्षण बताइए, अगर इसमें ऐसा जोड़ देता है कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकर बताते हुए मूलों के लक्षण बताइए, तो हम यहाँ एक कंडीशन लिखेंगे चूंकि d का मान क्या है, d का जो मान है वो 0 से क्या है, छोटा है। क्योंकि d का मान 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। एक नंबर का अस्योर्ड प्रश्न हर सेट में आया हुआ है। अब आते हैं इस प्रश्न पर, हम ध्यान से देखते हैं। इसमें भी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम हल लिख करके उस द्विघात समीकरण को लिखेंगे। मुख्यतः यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण हमारा दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। यह हो गया हमारा समीकरण। फिर पुनः वही बात लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने। तो आप यहाँ फिर से ध्यान से देखेंगे, हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? -6 और c का मान कितना है? है क्या? इसने एक कंडीशन दे रखी है कि मूल क्या है? समान है। तो दिया है, चूंकि दिया है कि मूल क्या है? द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल समान है। द्विघात समीकरण के मूल समान है, इसलिए d बराबर क्या? 0। तो d का मान कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह हमारा दिया है -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 है और c का मान k बराबर 0। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 k हो जाएगा। -12 k उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +12 k हो जाएगा और इधर हो जाएगा 36। तो यह से बराबर क्या? k बराबर कितना हो जाएगा? 36/12 यानी k बराबर, तो यहाँ k बराबर क्या आ जाएगा? यही हमारा क्या है? तो ये अक्सर जब भी पूछते हैं प्रश्न में, अक्सर बहुविकल्पी करके पूछते हैं। तो हमने बहुविकल्पी के लिए भी हम इतना हल करते हैं, थोड़ा सा और तेजी से आप रफ पर हल करेंगे तो थोड़ा और तेजी से हल करेंगे। और रैंडमली अगर आपका 2 मार्क्स का पूछता है तो ऐसे पूछ देगा। अब आखिरी, इस तरह का आखिरी प्रश्न, यहाँ भी द्विघात समीकरण दे रखा है, हम लिख लेंगे द्विघात समीकरण। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k बराबर 0 समीकरण यहाँ लिखेंगे। समीकरण 1 की तुलना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने ए बराबर क्या 3, बी बराबर क्या हो जाएगा -4 और सी बराबर -के। ये हम जो वैल्यू है हम यहाँ द्विघात समीकरण की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी की जगह देखिए -के है, यक्स की जगह यक्स है और यक्स का गुणांक यहाँ बी है तो यहाँ यक्स का गुणांक -4 है, यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है और यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक, अब हमारा कर रहा है दिया है दे रखा है, मैं कुछ करना नहीं है इसमें, दे रखा है दिया है, क्या दिया विभक्ति कर बराबर डी बराबर कितना, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac बराबर 88। डी बी की जगह कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 गुणे ए की जगह 3 गुणे -के बराबर ये हो जाएगा 36, माइनस का माइनस में हुआ प्लस 4 तिहाई 12 के, 4 तिहाई 12 के और माइनस का माइनस में हुआ प्लस बराबर 36 को अंदर भेज देंगे तो 12 के बराबर 88 या प्लस 36 इधर आएगा तो -36 हो जाएगा, सॉरी 36 16 रहेगा ना, 16 रहेगा 4 का स्क्वायर 16। हाँ यहाँ एक फॉल्ट हो रहा है, यहाँ -4 है 6 नहीं है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 36 नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 6 बार बार लिखा है तो ये 36 आ रहा था। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ मेरा 3 आया है तो मैंने इस 3 की वैल्यू को यहाँ क्या किया है पुट किया है, और जैसे ही 3 3 के 9 होता है, 9 को ऐसा जोड़े कि 6 हो जाए, 3 और 3 कितने होते हैं 6, हमारा मान सेटिस्फाइड हो रहा था। इन केस अगर यह विभक्तिकर पर के का मान सेटिस्फाइड नहीं आता है तो आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जैसे ही के का मान आता हम उत्तर की जांच भी करना सिखाते, उत्तर की जांच करते तो आपको फट पता चल जाता कि आपने कहीं फॉल्ट किया है। चलिए ध्यान देते हैं, 12 के ये 36 नहीं होगा, ये 16 होगा, तो 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, के बराबर कितना हो जाएगा के बराबर 6। ये आपका मान, आपका जो मान आया है यह सही है कि नहीं सही है आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कर देंगे उत्तर की जांच। हम यहाँ आपको उत्तर की जांच करके दिखा दे रहे हैं, यह उत्तर की जांच जरूरी होती है। बाय द वे मिस्टेक से यहाँ 36 हो गया था और हमारा आंसर नहीं आता या आंसर कुछ भी आता तो हम सेटिस्फाइड हो जाते, लेकिन उत्तर की जांच कर देने से हमें पता चल जाता कि हमारे कहीं फॉल्ट हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप लोगों ने फॉल्ट पहले ही पकड़ लिया, अब उत्तर की जांच देखते हैं। उत्तर की जांच हमारा समीकरण हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस -6 बराबर जी। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा। समीकरण की तुलना से जब हम तुलना करेंगे, तुलना जब हम इसकी किए हैं तो तुलना में क्या स्पष्ट आया है, a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर -के, तो विभक्ति कर d बराबर क्या हो जाता है b स्क्वायर -4ac, तो b के जगह हम b की वैल्यू रखते, b की वैल्यू रखें हम, b की वैल्यू है हमारा -4 का स्क्वायर -4 गुणे a के जगह 3 और c के जगह -k है, यानी c के जगह -k, k के जगह k की वैल्यू हमारी कितनी आई है 6 आई है, तो ये हो जाएगा -6, 4 चौको 16,
4 3 12, माइनस का माइनस में हुआ प्लस, और 12 6 देखिए 88 आया ना। अगर इन केस हमने यहाँ 36 रख दिया था भूल हुआ, तो 36 रखने पर हमारा आंसर कुछ और आता, और जब हम इसमें विविक्तिकर में मान रखते ना तो यह उसको सेटिस्फाइड नहीं करता। ये 88 आता ही नहीं, हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रश्न में कहीं। तो विविक्तिकर ये चौथा टाइप था आपका, जिसमें आप मूलों की प्रकृति भी बताए हैं और मूल में कैसे के बी सी की वैल्यू निकालनी होती है, ये सब मान बताया।